लेक्चर 21 अदा इशीर की पहली मुलाकात मम दूधधू ओनली दूधू। और इतना कहकर छोटा पिकाचू नींद में ही रोने लगा था। उस छोटे से बच्चे को सुबह सुबह अपनी माँ के सीने से लगकर दूध पीने की आदत थी और उसे वो पिछले 2 दिनों से नसीब नहीं हुआ। आज भी उसे नसीब नहीं हुआ था। छोटा सा बच्चा भूख की वजह से अब रोने लगा था। उसे कुछ और अच्छा लग ही नहीं रहा था। स्माइलिंग फेस, जल्दी करो, जाओ और जल्दी से दूध को हल्का गर्म करके लाओ। वेदिका जी की इस बात को सुनकर एक नौकर जल्दी से दूध लेने के लिए चला जाता है। वही वेदिका जी बेबी को संभालते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना, अभी दादी तुम्हें दूध पिलाएंगी। लेकिन छोटा पिकाचू शांत नहीं हो रहा था। उसका चेहरा रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। साक्षी जी ने आगे आते हुए बेबी को ध्यान से देखा और उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद तुरंत कहा, भाभी देखिए उसका चेहरा कितना लाल हो गया है, कहीं ये बीमार तो नहीं। साक्षी जी की यह बात सुनते ही ईश्वर, जो अभी तक सामने खड़ा सब कुछ देख रहा था, वो जल्दी से आगे आता है और रोते हुए पिकाचू को वेदिका जी की गोद से अपनी गोद में उठा लेता है। माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे मैं थोड़ी देर तक संभाल लेता हूँ। वेदिका जी ने तुरंत ईश्वर के गोद से पिकाचू को लेने की कोशिश करी और कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम मेरा पोता मुझे वापस दो, मैं अपने पोते को अच्छे से संभाल सकती हूँ। लेकिन ईश्वर पिकाचू के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, मैं सच में आपके प्यारे पोते को संभाल लूंगा। मुझे आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आप जाकर थोड़ा सा और रेस्ट कर लीजिए। इतना कहकर ईश्वर ने सामने से आ रहे सर्वेंट की ट्रे से दूध की ग्लास को उठाया और साथ में रखे निप्पल बोतल को भी लेकर वहां से चला गया। सब बस उसे जाता हुआ देख रहे थे। अंदर अपने कमरे में जाते ही ईश्वर ने अपनी टी शर्ट को उतार दिया और पिकाचू को अपने गले से लगाकर थोड़ी देर के लिए लेट गया। कुछ ही देर में पिकाचू का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। यही दूसरी तरफ अदा, जो अब तक अपने होटल पहुंच चुकी थी और वो अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने ही जा रही थी कि अचानक से ही अदा का मन थोड़ा बेचैन होने लगता है। मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना? आखिर मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को ऐसी अनजान जगह पर अकेले कैसे छोड़कर आ सकती हूँ? मुझे उसे अपने साथ वापस लेकर आना चाहिए था। अदा को पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी थी और अब वो कुछ सोच या समझ नहीं पा रही थी। ईशिन, अदा की बेचैनी अब धीरे धीरे और बढ़ गई थी। आखिर मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जरूर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहीं वो बीमार तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे गले लगाने के लिए उसके पास भी नहीं हूं। अब मैं क्या करूं? अदा अब जल्दी से खड़ी खड़ी होती है और ग्लासेस लगाकर अपने होटल रूम का डोर ओपन करके जैसे ही बाहर जाने को होती है कि सामने से आ रहे उस इंसान से टकरा जाती है। आउच! अरे संभल के अदा, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? और तुम आखिर मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार करो, लेकिन तुमसे 1 घंटा और इंतजार नहीं होता। आड़ा ने जैसे ही अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा, वो जल्दी से उस इंसान के गले से लग जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। भाई फाइनली आप आ गए। मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा बेटा, उसकी तबीयत खराब है। मुझे उसके पास जाना होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले ही हम दोनों को अलग हुए 2 दिन होने को आए हैं। अदा का भाई अक्षत माहेश्वरी, जो आज सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु आ चुका था, उसने अदा को गले लगाया और उसे लेकर वापस होटल रूम में आ गया। काम डाउन अदा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ईशीन बिल्कुल ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। आज शाम तक वो हमारे साथ होगा और हम यहाँ से आज रात को ही निकल जाएंगे। अपने भाई की बातों को सुनकर अदा को थोड़ी और हिम्मत मिलती है, लेकिन उसका दिल जो घबरा रहा था और काफी जोर जोर से धड़क रहा था, उसे अभी भी अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन भाई, मुझे लगता है मुझे एक बार और वहां जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ईशीन जरूर बीमार पड़ गया है या फिर कुछ और बात है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अक्षत माहेश्वरी ने अदा की बात को सुनकर कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, वैसे तुम्हें तो ओबरॉय कंपनी में जगह मिल ही चुकी है, तो आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? आज तुम्हारे जॉब के पहले दिन के बारे में, आखिर 2 दिन बाद ईशन से मुलाकात। अपने भाई की बातों के पीछे छुपे मतलब को अदा अच्छे से समझ गई थी।
और अब वो तुरंत अपने आंसू को साफ करके चेंज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में अदा तैयार होकर बाहर आती है। वो पूरी तरह से प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन उसने अभी भी सिर्फ ब्लैक आउटफिट को ही पहना हुआ था। मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है, तुम बस जल्दी जाओ। वो भी थोड़ी देर में ईशिन को लेकर पहुंचता ही होगा। अक्षत ने इतना कहा और उसने अदा के बालों में अपने हाथ को फिराया। अदा भी काफी ज्यादा खुश थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स को लगाया और वहां से चली गई। थैंक यू भाई। अदा के जाने के बाद अक्षत ने उस होटल रूम को अपनी नजर घूमकर चारों तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। अक्षत माहेश्वरी अपने फोन में देखता हुआ कुछ सोच रहा था। उसने अपने मन में धीरे से कहा, फाइनली इतने सालों बाद तुमसे मुलाकात होने जा रही है। आखिर मैं तुम्हें यूं ही तो जाने नहीं देने वाला। आखिर हुआ क्या था 4 साल पहले, मैं इस बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। ये कहते हुए अक्षत अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था और उसके स्क्रीन पर एक हैंडसम से आदमी का चेहरा नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ईशर ओबरॉय ही था। ओबरॉय रोबोटिक्स कंपनी। अदा जो अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी पहुंची थी, वो अभी अपनी आंखें बिछाए किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी उंगलियां तो उसके कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें लिफ्ट की तरफ ही जमी हुई थी। उसकी आंखें प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ही पिछले आधे घंटे से जमी हुई थी, और उस लिफ्ट की लाइट एक बार भी अब तक ऑन नहीं हुई थी। करीब 1 घंटा और इंतजार करने के बाद फाइनली वो प्राइवेट लिफ्ट ऑन दिखती है और कोई तो टॉप फ्लोर पर जाता है। ये देखकर अदा की आंखें चमक जाती है और वो जल्दी से अपने लैपटॉप में कुछ करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालती है और एक फाइल रेडी करके जल्दी से अपनी जगह से उठती है। मैंने ये रेडी कर लिया है, एक बार में ये ड्राफ्ट शान सर को दिखा कर आती हूँ। अदा की बात सुनकर नकुल उसे थम्स अप दिखाता हुआ कहता है, गुड जॉब अदा, तुमने इतनी जल्दी यह काम कर लिया और तुम खुद ही अपना ड्राफ्ट अप्रूव करने जा रही हो। सीरियसली तुम कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल और सिंसियर हो। नकुल की बात सुनते ही अदा जल्दी से अपना सर एक बार हिलाती है और जल्दबाजी में लिफ्ट की तरफ चली जाती है। अदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ऊपर जाने के लिए। वही रिया जो कब से अदा को ही नोटिस कर रही थी, उसने अपना मुंह बनाते हुए रमन से कहा, देखा तुमने ये लड़की कैसी है। पहले तो इसने नकुल सर को फंसाया और अब ये शान सर पर भी डोरे डालने जा रही है। रमन ने कहा, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम देख नहीं सकती कि वह लड़की कितना ज्यादा काम कर रही है और तुमसे उसका काम करना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। रमन के जवाब से रिया का मुंह बन जाता है। अदा की लिफ्ट जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचती है, वह जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अदा गहरी सांस लेती है और एक बार सामने लिफ्ट के मिरर में खुद को देखती है। लिफ्ट से बाहर निकालकर अब अदा शान के केबिन में जाने की जगह सीधे सामने की तरफ जाने लगती है, जहां ईशर का ऑफिस था। ईशर के केबिन के बाहर पहुंचकर अदा गहरी सांस लेती है। वह जैसे ही अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाती है कि उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाज आती है। आखिर क्या तुम कर क्या रहे हो? तुमसे एक बच्चे की फैमिली के बारे में पता नहीं लगाया गया तो फिर आखिर तुमने इतनी जल्दबाजी में हमें बुलाया ही क्यों? शान जो ईशर के सामने ही खड़ा था, वह ईशर की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तुरंत ही कहता है, सर हमने जो कंप्लेंट फाइल करी थी उसके रिगार्डिंग ही आज सुबह मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और उन्होंने बेबी से मिलने के लिए जल्द से जल्द डिमांड किया था। और हम इतने छोटे से बच्चे को पुलिस स्टेशन तो लेकर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने ही कमिश्नर को यहां बुला लिया है। शट अप। ईशर ने आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अपने हाथ को टेबल पर जोर से पटका। सर बेबी उठ जाएगा, शान ने कहा। शान के याद दिलाते ही ईशर को ध्यान आया कि इस समय वो छोटा बच्चा उसके सीने से लगा शांति से सोया हुआ था। उसका चेहरा अभी भी लाल टमाटर की तरह नजर आ रहा था। ईशर ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और वापस अपनी जगह पर आराम से बैठते हुए छोटे पिकाचू को अपनी कोट से कवर किया और शान की तरफ देखते हुए गुस्से से मगर धीमे लहजे में कहा, आखिर तुम्हें पता भी है तुम्हारे इतनी जल्दी मुझे यहां बुलाने से क्या हो सकता था? तुम्हें पता है इस बच्चे की आज सुबह से ही तबीयत खराब थी और मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था कि जब तक तुम्हारा कॉल आ गया। अब जल्दी से जाओ और एक अच्छे से डॉक्टर को लेकर आओ जो बेबी को अच्छे से हैंडल कर सके। शान ने जल्दी से अपने फोन को निकाला और एक कोने में जाकर बात करने लगा। वहीं ईशर जो अपनी गोद में सोए उस बच्चे को देख रहा था जिसका चेहरा बुखार की वजह से लाल हो गया था।
उस बच्चों ने सुबह से अभी तक सिर्फ थोड़ी सा दूध पिया था, उसके अलावा उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। और ईश्वर को उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कल तक वो बच्चा जो यहाँ वहाँ भाग रहा था, उसे परेशान कर रहा था, आज वो इतना ज्यादा बीमार और कमजोर हो गया था। सर, वो मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। आप जब तक बेबी को अंदर रूम में सुला दीजिए। मुझे लग रहा है शायद यहाँ एसी के कम टेम्परेचर की वजह से बीवी को ठंड लग रही है। ईश्वर शान की बातों को अच्छे बच्चे की तरह सुना और छोटे बच्चे को अपनी कोट से और अच्छे से कवर करता हुआ पीछे बने उस सुंदर से कमरे के अंदर चला गया। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, CH22 ईश्वर अदा दिल अदा की मुलाकात। सर, वो मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। आप जब तक बेबी को अंदर रूम में सुला दीजिए। मुझे लग रहा है शायद यहाँ एसी के कम टेम्परेचर की वजह से बीवी को ठंड लग रही है। ईश्वर शान की बातों को अच्छे बच्चे की तरह सुना और छोटे बच्चे को अपनी कोट से और अच्छे से कवर करता हुआ पीछे बने उस सुंदर से कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाकर ईश्वर ने सबसे पहले एक्ट को ऑफ किया और बेबी को बिस्तर पर आराम से सुला दिया। ईश्वर के उसके ऑफिस से सेक्रेट रूम में जाने के बाद अदा, जो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, उसने जल्दी से नॉक किया और शान, जो वही था, वो अदा को अंदर आने को कहता है। अदा जल्दी से अंदर आती है और शान अदा को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि यह उनके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की नई मैनेजर थी। वेलकम एम्स अदा, वाकई में आप शायद काफी ज्यादा अच्छी एम्प्लॉय है, तभी तो आज पहले दिन ही आप बॉस के केबिन में आ गई है। क्या आप बताने का कष्ट करेगी कि आखिर आपके यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? अदा यहाँ वहाँ देख रही थी और शान उसे ही देख रहा था और उसे अदा का ये बिहेवियर अजीब लगता है। अड़ा, जिसका पूरा ध्यान ऑफिस के अंदर बने उस कमरे पर था, उसने शान की बातों को सुनकर अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा, यस सर, वाकई मैं एक अच्छी और काफी ज्यादा होनहार हैकर हूँ, और आखिर मैं यहाँ पर काम करने के लिए ही आई हूँ। और जैसा कि मुझे पता चला कि हमारे साइबर डिपार्टमेंट को एज अ पनिशमेंट एक पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही संभालने को दे दिया गया है, उसके रिगार्डिंग ही मुझे आपसे और हमारे बॉस से डिस्कशन करना था। लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, शायद हमारे बॉस ही अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। क्या हमारे बॉस वाकई में एक बच्चे को लेकर यहाँ ऑफिस में घूम रहे हैं? कहीं मैंने ही कुछ गलत तो नहीं देख लिया? अड़ा का ऐसा तीखा जवाब सुनकर शान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो समझ गया था कि अदा काफी ज्यादा होशियार और समझदार है और वो उससे पंगे लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अदा से अच्छी तरह से बात करते हुए कहा, देखिए एम्स अदा, शायद आप गलत समझ रही हैं, असल में वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अदा ने अपने मन में गुस्से से कहा, अच्छा तो उन्होंने ये कहानी बनाई है, वो अमेजिंग। क्या मेरा बच्चा मुझसे इतना बिछड़ गया कि उत्तराखंड से यहाँ बंगलो आ गया? वो मिस्टर ओबरॉय, आप तो झूठी कहानियां बनाने में एक्सपर्ट है। शान की आगे की बात सुनकर अदा होश में आती है और पता नहीं कैसे, लेकिन वो बेबी गलती से यहाँ हमारी कंपनी आ गया था, तो बस हमारे बॉस उस बच्चे की थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बॉस काम को करना भूल गए। अदा ने अपने दांत भींच लिए और फिर से उस रूम के दूर की तरफ देखते हुए कहा, ओह आई सी, वैसे क्या मैं एक बार उस बच्चे को देख सकती हूँ? वह क्या है ना, मैंने कल रात को ही इस बारे में सुना था और मैं इसके बारे में हैक करके काफी पुलिस स्टेशन से की लास्ट 3 डेज की इंफॉर्मेशन चेक कर रही थी, और मैंने उसके अंदर बेबीज के मिसिंग रिपोर्ट में काफी सारे बच्चों की शक्ल देखी थी। तो अगर मैं एक बार उस बच्चे का भी चेहरा देख लूं तो बता सकती हूँ, शायद यह उनमें से ही कोई एक हो और आप लोगों को आसानी हो बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने में। अदा की यह बात सुनकर शान की आंखें चमक जाती है। उसने जल्दी से कहा, हाँ जरूर, अगर ऐसा है तो तुम जरूर एक बार बच्चे को देख सकती हो। तुम यहीं बैठो, मैं अभी हमारे बॉस को बता कर आता हूँ। इतना कहते ही शान जल्दी से ईश्वर के कमरे के दूर पर जाकर नॉक करता है। ईश्वर जल्दी से दरवाजा खोलता है और शान की बात सुनकर गुस्से से उबल जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, या तुम अपने दिमाग को घर पर ही छोड़ आए हो? मैं तुमसे कहा था कि तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन तुम यहाँ पर अभी भी यही सब कर रहे हो। और उस एम्प्लॉय को भी यहाँ से जल्दी से जाने को कहो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे ऑफिस में कोई मेरे बिना बुलाए आए।
अदा जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने बेटे से मिलने के लिए, अचानक से ही ईश्वर के इतने गुस्से से भरी आवाज सुनकर स्तंभ रह जाती है और उसका दिल टूट जाता है। अदा ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जा सकती, और वह तो बीमार भी है, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा। अदा ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा और कुछ जल्दी से चेयर से खड़ी होकर उस कमरे की तरफ जाने लगती है। ईश्वर की तरफ जाते हुए अदा का दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी अंदर कमरे से बेबी के रोने की जोर जोर से आवाज आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ईश्वर वापस अंदर जा पाता कि कोई ईश्वर को हल्का सा धक्का मारकर साइड करता है और वह इंसान खुद ही अंदर कमरे में चला जाता है। ईश्वर और शान हैरान ही रह जाते हैं। वो दोनों ही अदा को देख रहे थे, जो अभी इस समय उस बेबी को एक मां की तरह संभाल रही थी। छोटा पिकाचू जो बुखार की वजह से काफी ज्यादा रो रहा था, वो जल्दी से अदा के सीने से लगकर गहरी सांस लेने लगता है। ओ मेरा बच्चा शांत, मम्मा आ गई है, अब मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर दूंगी, मेरा बच्चा। माता रानी, मेरे बच्चे को इतना दर्द मत दो, इसके हिस्से का दर्द दुख मुझे दे दो। अदा तुरंत ही दुआ करने लगी थी, लेकिन उसने ध्यान रखा था कि आवाज ईश्वर तक न पहुंचे, और एक मां होने के नाते अपने बच्चे को बीमार देखकर उसका दिल कचोट रहा था। बेबी की सांसें नॉर्मल नहीं थी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सही थी। वो काफी तेज तेज गहरी सांस ले रहा था, लेकिन अदा के सीने से लगकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाउ डेयर यू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में आने की और बेबी को हाथ लगाने की, वापस करो। इतना कहते ही ईश्वर ने अदा की गोद से छोटे पिकाचू को अपनी गोद में ले लिया। पिकाचू ईश्वर की गोद में जाते ही एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगा। अदा, जिसकी आंखें अपने बच्चे को इस तरह देखकर भर आई थी, उसने जल्दी से ईश्वर की बाहों से एक बार फिर से पिकाचू को अपनी गोद में ले लिया और थोड़ा गुस्से से ईश्वर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको नजर नहीं आ रहा है कि बच्चा बुखार से कितना ज्यादा तप रहा है, और आप उसे यहाँ इतनी ज्यादा कम टेम्परेचर में सुला रखे हैं, और अब जब मैं बेबी को संभाल रही हूँ तो आपसे ये भी हजम नहीं हो रहा। आखिर आप चाहते क्या है? अदा की इतने गुस्से भरी आंखों को देखकर ईश्वर कहीं खोसा गया था, और वह अब अदा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। अदा के चेहरे को देखते हुए ईश्वर के दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और उसके सर में अब धीरे धीरे दर्द होने लगा था। वही अदा ईश्वर को इग्नोर कर बस बेबी को संभाल रही थी। थोड़ी देर तक अदा के चेहरे को लगातार देखते रहने के बाद वो तुरंत ही अपने सर को पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठ जाता है। शान जल्दी से ईश्वर को संभालता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। ईश्वर जल्दी से शान के हाथों को दूर करता है और अपने सर को एक हाथ से दबाते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस जल्दी से उस डॉक्टर को आने के लिए कहो, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। अदा, जो पिकाचू को देख रही थी, अब ईश्वर को दर्द में देखकर उसकी तरफ जाने से खुद को रोकती है और वह पिकाचू को अपनी गोद में लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके कमरे से बाहर निकलते ही ऑफिस में एक डॉक्टर एंटर करता है। शान, जो बाहर डॉक्टर को लेने के लिए ही आ रहा था, उसने जल्दी से डॉक्टर को पिकाचू के बारे में बताया और डॉक्टर ने जल्दी से पिकाचू को चेक किया। डॉक्टर ने पिकाचू को चेक करने के बाद बताया, देखिए, शायद इस बच्चे ने पिछले 2-3 दिनों से ढंग से कुछ खाया पिया नहीं है, जिस वजह से बच्चे का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिस वजह से इसे 101 डिग्री बुखार हो गया है। बच्चे को अच्छे देखभाल की जरूरत है, कुछ दिनों में ही पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही अदा छोटे पिकाचू के सर को सहलाती है और उसके माथे को चूम लेती है। उस डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स बच्चे को खिलाने के लिए दिया और वहां से चला गया। शान डॉक्टर को नीचे तक छोड़ने गया था। इतने ही टाइम में अदा ने सबसे पहले अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर ब्रेस्ट फीड कराया। 10 मिनट बाद ही शान वापस आ जाता है और उस दरवाजे की तरफ देखता है जहां से अभी तक ईश्वर बाहर नहीं आया था। फिर उसने अदा की तरफ देखा, जो बेबी को अच्छे से संभाल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या करे, अदा को वहां से जाने के लिए कहे या नहीं। शान अदा से कुछ कहने ही जा रहा था कि अदा ने खुद ही कहा, देखिए, इस बच्चे को देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। मुझे पता है ये बच्चा खो गया है, तो जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तो क्यों ना मैं ही इसका ध्यान रख लेती हूँ। आप उनको बता दीजिएगा कि मैं बेबी को लेकर जा रही हूँ, और एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट अपने नाम से फाइल करवा दूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
अदा की बात शान को सही लगती है क्योंकि उसके हिसाब से तो ईश्वर पहले ही इस बच्चे की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। अदा जल्दी से पिकाचू को अपनी गोद में उठाती है और दरवाजे की तरह बढ़ जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि अदा बाहर निकल पाती कि ईश्वर जो अब तक कमरे से बाहर नहीं आया था, वो जल्दी से आकर अदा की बाहों से उसकी बाहों में सोए हुए पिकाचू को अपनी गोद में ले लेता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर एक एम्प्लॉय हो तो बस चुपचाप अपना काम करो, तुम्हें सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ईश्वर की इस बात को सुनकर अदा का मन कर रहा था कि वो बस एक थप्पड़ मारकर ईश्वर का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अदा ईश्वर से बहुत कुछ कहना चाहती थी, उससे अपने बेटे को मांग लेना चाहती थी, लेकिन ईश्वर इस समय बहुत ही गहरी इंटेंस नजरों से अदा की आंखों में ही देख रहा था और उसकी आंखों में देखकर पता नहीं क्यों अदा को डर सा लग रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पिकाचू को लेने की बात कह सके। नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस चाहती थी कि मैं ईशन को अपने साथ ले जाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदा की बात खत्म होते ही ईशिर जल्दी से कहता है, ईशिन कौन शिन? CH23 भयानक बीते कल की तस्वीर। नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस चाहती थी कि मैं ईशन को अपने साथ ले जाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदा की बात खत्म होते ही ईशिर जल्दी से कहता है, ईशिन कौन शिन? ईश्वर की बात सुनते ही अदा का मुंह बंद हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने फ्लो में अपने बेटे का असली नाम ले लिया था। और अब अदा ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, बॉस आपको नहीं पता, बेबी का नाम ईशीन है। देखिए, इसने जो अपने हाथों में ये कड़ा पहना हुआ है इस पर नाम लिखा हुआ है ईशन, तो जरूर ये बेबी का ही नाम होगा। अदा की बात सुनते ही ईश्वर अपना सर झुकाकर अपनी गोद में सिमटे हुए पिकाचू के हाथ को उठाकर उसके कड़े पर बहुत ही यूनिक तरह से डिजाइन करके लिखे गए उस नाम को देखता है और उस नाम को पढ़कर ईश्वर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका सर दर्द अचानक से कहीं दूर हो गया था और उसने अपने मन में ही उस नाम को दोहराया, ईशन, जस्ट लाइक मी ईश्वर, इट्स सो सिमिलर। हाँ, अदा अब काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो ईश्वर को जैसे ही खोया हुआ देखती है वो तुरंत उसके ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अदा तुरंत सबसे पहले वॉशरूम की तरफ जाती है और अंदर जाकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अदा ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और ध्यान से देखने लगी और फिर उसने कहा, मेरा मेकअप ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस पल में ऐसा क्यों लगा जैसे कि उसने मेरे मेकअप के पीछे छुपे मेरे असली चेहरे को पहचान दिया। आखिर वो मुझे इतनी इंटेंस नजरों से क्यों देख रहा था, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में अदा ने यहाँ ऑफिस में आने से पहले काफी अच्छे से मेकअप किया था, जिससे उसके चेहरे के असली फीचर छुप गए थे और वह अपने अस्तित्व से थोड़ी अलग ही नजर आ रही थी, जिससे कि उसे कोई भी इस चेहरे के साथ पहचान नहीं सकता था। इसलिए वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ईश्वर के सामने गई थी। अदा ने अपने चेहरे पर पसीने को देखा और फिर से थोड़ा घबराते हुए कहा, उस इंसान को कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर मैं कौन हूं। मेरे बच्चे के बारे में पता लगाना तो उसके लिए नामुमकिन है। मुझे बस कुछ भी करके अपने बेटे को यहां से ले जाना होगा। अदा ने जल्दी से टिश्यू पेपर को उठाया और अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और अपने मेकअप को ठीक करके वहां से कॉन्फिडेंट के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। आखिर अदा और ईश्वर के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि अदा ईश्वर के सामने आना भी नहीं चाहती, बल्कि वह तो उसे बेइंतहा नफरत करती है। और आखिर अदा के बेटे ईशन की सच्चाई क्या थी? मुझे पता है मेरे प्यारे रीडर्स को इन सभी सवालों के जवाब जानना है, तो बस थोड़ा सा सब्र करिए और कहानी आगे पढ़ते रहिए। कहानी आगे बढ़ते के साथ आप लोगों के सभी जवाब देते जाएगी। ईशिर के ऑफिस में अदा कब ईशिर की आंखों से ओझल हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वही शान जो अदा को जाता हुआ देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों लेकिन अदा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि वो जब ऑफिस में आई थी तो उसने कहा था कि वो ईश्वर से मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन वो तो ईश्वर को देखकर उससे ऐसे बचकर भाग रही थी कहीं ईश्वर उसे पकड़ ना ले। शान इन सभी बातों को अपने दिमाग से झटकता है और ईश्वर से कहा, वैसे बॉस अब आगे क्या करना है? शान की आवाज सुनकर ईश्वर ने छोटे पिकाचू को अपने गोद में संभालते हुए वापस कमरे की तरफ जाते हुए कहा, अभी सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, लेकिन मुझे हर पल की खबर चाहिए। शान ईश्वर की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलता है और फिर ईश्वर के लैपटॉप में कुछ डाटा ट्रांसफर करने के बाद उसके ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहता है,
मैंने सारा डाटा आपके लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया है, एक बार चेक कर लेना। ईश्वर जो ऑफिस में बने रूम से बाहर आ ही रहा था वह सीधे अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। और अब ईश्वर को काम करते टाइम का पता ही नहीं चलता और कब सुबह से लंच टाइम हो जाता है उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं लगता। वही एक होटल रूम के कमरे में एक आदमी अपनी नज़र लैपटॉप पर बनाए बैठा कुछ तो बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखकर कहा, तुम वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो। उस आदमी ने बस इतना ही कहा और उसने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और अपने चेहरे को ऊपर करके हंसने लगा। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन की जिंदगी का वह कांटा तुम ही हो और अब तो तुम्हें परेशान करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। उस आदमी की हंसी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। यहाँ अदा जो अपने ऑफिस में सुबह से ही काम कर रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बेटे पर ही था। जब टॉप फ्लोर पर उस आदमी के साथ था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अदा ने अब अपने लैपटॉप को बंद किया और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। अदा की आंखों के सामने कुछ तस्वीरें चलने लगी थी। उनमें से कुछ तस्वीर में एक लड़की एक लड़के के साथ पानी में मछलियां पकड़ रही थी। तो वही उस लड़के ने आकर उसे पानी में धीरे से धक्का मार दिया था और हंसने लगा। तो कहीं वह लड़की उस लड़के को चिढ़ाते हुए आगे की तरफ भाग रही थी तो किसी तस्वीर में एक लड़का एक लड़की को प्यार से किसेस कर रहा था कि अचानक से ही अदा की आंखों के सामने एक खतरनाक मंजर दौड़ जाता है जिसके अंदर वह लड़का एक बहुत ही ऊंची पहाड़ से सीधे खाई में गिर जाता है। उस लड़के के गिरते ही अदा तुरंत ही अपने चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। नहीं नहीं, वह सब बिल्कुल सच नहीं था। तुम नहीं मार सकते, तुम नहीं मार सकते। अदा जल्दी से टेबल पर रखे गिलास से पानी पीती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अदा अब खुद को शांत करने के लिए खुद से ही बातें करने लगते हैं। मुझे नहीं पता आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। मैं तुम्हारे दिए धोखे को कभी नहीं भूल सकती। अब अदा गुस्से से लाल हो गई थी और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली थी। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था, साथ उसका शरीर गुस्से से भर गया था। अदा जो अभी तक अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी, अभी कुछ देर पहले हुए उस भयानक एहसास और उन पास्ट की उन तस्वीरों को देखकर उसका दिल काफी सहम गया था और वह वापस ऊपर जाने से कतरा रही थी, इसलिए उसने न जाना ही ठीक समझा। वैसे भी वह अपने बेटे से मिल चुकी थी और उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत था और उसे पता था कि उसके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और जब तक उसका बेटा सही था तब तक वो भी ठीक थी। शाम हो चुकी थी और थोड़ी देर में ऑफिस का टाइम भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे सभी एम्प्लॉय एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। अदा जो कि वापस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन मैं एक बार जाने से पहले अपने बेटे को देख लेना चाहती थी। इसलिए वो पिछले 2 घंटे से अपने ऑफिस में बैठी सामने उस प्राइवेट लिफ्ट की तरफ देख रही थी जिसकी लाइट सुबह के बाद से एक बार भी ऑन नहीं हुई थी। मतलब ईश्वर ऑफिस में ही था, इसका मतलब उसका बेटा भी यही था और अदा अपने बेटे से मिले बिना जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो ईश्वर के ऑफिस से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो कम से कम एक बार तो अपने बेटे को और देख सके। अब तक साइबर डिपार्टमेंट के भी सारे एम्प्लॉयज जा चुके थे। नकुल जो अभी तक ऑफिस में ही रुका हुआ था वह भी अब जा ही रहा था कि उसकी नज़र अदा के ऑफिस पर पड़ी और उसने देखा कि अदा अभी भी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसने जाने से पहले अदा के ऑफिस के बाहर खड़े होकर उससे पूछा, अदा पहले दिन तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। ऑफिस टाइम पहले ही पूरा हो चुका है, तुम्हें भी टाइम पर घर चले जाना चाहिए। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अदा जो पूरे ध्यान से सामने लिफ्ट की तरफ देख रही थी, अचानक से नकुल की आवाज सुनकर चौंक जाती है। अदा जल्दी से नकुल से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए नया आइडिया सोच रही थी, जिसके लिए मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए होता है। इसलिए मैं थोड़ी देर और ऑफिस में रुकना चाहती हूँ। आप चले जाइए, मैं भी अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी और थैंक यू पूछने के लिए। अदा की बात सुनकर नकुल उससे और कुछ नहीं कहता और बस थम्स अप दिखाकर सीधे लिफ्ट लेकर नीचे चला जाता है। नकुल के जाने के बाद अदा ने गहरी सांस ली और सामने की तरफ देखा कि उसकी आंखें चमक जाती है और वह भी जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अदा बटन को कई बार प्रेस करती है और थोड़ी देर में लिफ्ट वापस आती है और अदा जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है।
लिफ्ट से बाहर आते ही अदा जैसे ही सामने की तरफ भागने का होती है कि उसके सामने नकुल अपने हाथ हिलाते हुए खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा कि तुम भागते हुए आ रही थी, लेकिन लिफ्ट उससे पहले ही नीचे आ गई थी। वैसे तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ ही चलो। अदा जो नकुल के पीछे से जा रहे उस आदमी को देख रही थी, उसको इस समय नकुल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वह उसकी वजह से अपने बेटे से मिल नहीं पा रही थी। अदा ने नकुल को मना करते हुए कहा, सर मुझे काफी तेज भूख लगी है और मैं पहले खाने के लिए कहीं रेस्टोरेंट जाऊंगी, इसलिए आप जाइए। इतना कहकर अदा आगे बढ़ने को होती है कि उससे पहले ही नकुल एक बार फिर से उससे कहता है, हाँ वैसे आज ऑफिस में मुझे भी काफी लेट हो गया, जिस वजह से मैं भी अब घर जाकर डिनर नहीं बना सकता, तो क्यों ना साथ चलकर डिनर कर लिया जाए। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? अदा ने अपने मन में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। अदा का मन कर रहा था कि वह नकुल को बेहोश कर दे, और अब इससे पहले कि अदा कोई और बहाना बना पाए उससे पहले ही नकुल अपनी कार का डोर खोलते हुए अदा को बैठने के लिए कहता है। और अब अदा को ना चाहते हुए भी कार में बैठना पड़ता है। वो बस अपनी खाली आंखों से ईश्वर की कार को वहां से जाते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर में नकुल और अदा एक पास के ही 5 रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अदा का तो डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी भूख ही खत्म हो गई थी। वह ना चाहते हुए भी बस नकुल के साथ अंदर चली जाती है। अदा चुपचाप टेबल पर बैठी नकुल की बातें सुन रही थी और उसकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। नकुल ने अदा के इस बिहेवियर को देखा और उससे पूछा, ललित गौतम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अदा का बेटा है तो सीधे उससे मांग क्यों नहीं लेती। लेकिन अदा जैसे कि अपने आप को ईश्वर से छुपाने की कोशिश कर रही है, बस सीधी तरह से अपने बेटे को उससे नहीं मांग सकती, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते का एक बहुत ही बुरा पस्त रहा है। पर आप जैसे जैसे कहानी आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा आखिर अदा ऐसा क्यों नहीं कर सकती। CH24 गुमनाम शख्स कौन है? थोड़ी ही देर में नकुल और अदा एक पास के ही 5 रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अदा का तो डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी भूख ही खत्म हो गई थी। वह ना चाहते हुए भी बस नकुल के साथ अंदर चली जाती है। अदा चुपचाप टेबल पर बैठी नकुल की बातें सुन रही थी और उसकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। नकुल ने अदा के इस बिहेवियर को देखा और उससे पूछा, अदा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मुझे बता सकती हो, हम अभी डॉक्टर के पास चल सकते हैं। नकुल की ये बात सुनते ही अदा जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। वो बस पूरा दिन काम करने की वजह से मैं थोड़ी थकी हुई हूं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। नकुल ने थोड़ा रिलैक्स होकर अपने चेयर पर बैठकर हल्के से हंसते हुए कहा, तो ऐसी बात है, मुझे लगा कि तुम थोड़ी सी बीमार हो। वैसे आज ऑफिस में पहला दिन तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया, खासकर वो रिया? अदा ने एक बार फिर से बेमन से नकुल को जवाब दिया, नहीं, मुझे ऑफिस में भला कौन ही परेशान कर सकता है, और आज ऑफिस में मेरा पहला दिन काफी अच्छा रहा। मुझे आप लोगों के साथ काम करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसके बाद फिर से नकल कुछ कुछ बातें कहने लगा और अदा बस हाँ हूँ मैं जवाब दे रही थी। अदा अभी भी काफी ज्यादा उदास थी कि अचानक से ही उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, और वो सामने कॉर्नर में VIP टेबल की तरफ देखती है जहां उसका प्यारा सा बेटा इस समय सोफे पर कूद रहा था और बार बार ईशिर की गोद में चढ़कर नीचे की तरफ कूदता और ईशिर उसे फिर से उठाकर अपनी गोद में बैठाता और वो फिर से खुद कर नीचे खड़ा हो जाता। उस नज़ारे को देखकर अदा की आंखें चमक गई थी और उसके चेहरे से सारी उदासी गायब हो गई थी। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। अदा को नहीं पता था आखिर कैसे, लेकिन ईशिर और उसका बेटा ईशन भी यहीं इसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे, और शायद ईशे ओबरॉय की नज़र भी अदा पर नहीं गई थी। और ईशिन तो बहुत ही ज्यादा शरारत कर रहा था। वह बार बार ईशिर की गोद से नीचे की तरफ कूद जाता और ईशिर उसे फिर से उठाकर अपने गोद में बिठा लेता। उस नज़ारे को देखकर अदा की आंखें चमक जाती है और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। थोड़ी ही देर में ईशिर की टेबल पर हेल्दी डिनर लग जाता है और ईशिर बहुत ध्यान से बेबी को डिनर कराने लगता है। यहाँ उन दोनों से काफी दूर बैठी अदा बस सामने चल रहे उस नज़ारे को ध्यान से देख रही थी, और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी खुद की टेबल पर भी डिनर लग चुका था। नकुल ने जब देखा कि अदा कहीं और ही देख रही है, तो उसने अदा के सामने पानी के गिलास को हिलाया, दूसरे हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो अदा,
आखिर तुम कहाँ खो गई, क्या तुम्हें डिनर नहीं करना? अदा जल्दी से होश में आती है और अपनी नज़र सामने की टेबल से हटाते हुए अपने टेबल पर सजे डिनर को देखते हुए कहती है, नहीं, वो बस मुझे नींद आ रही है, मुझे अब बस जल्दी से अपने घर जाना है। नकुल ने अदा की प्लेट में डिनर सर्व करते हुए कहा, हाँ वैसे भी रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम जल्दी से डिनर कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आऊंगा। नकुल की इस बात को सुनकर अदा को खांसी आ जाती है और उसका अब सच में मन कर रहा था कि वह नकुल को ठिकाने लगा दे। नकुल ने उसे जल्दी से पानी की ग्लास पकड़ाया। अदा ने पानी पीते हुए अपने आप को संभालते हुए कहा, हम सर, थैंक यू, आपने पहले ही मुझको यहाँ डिनर के लिए लाकर हेल्प कर दी है। अब मैं खुद ही अपने घर चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। वही सामने की टेबल पर इशीर, जो अदा की टेबल से काफी दूर बैठा हुआ था, उसकी नजरें शायद एक बार भी अदा की तरफ नहीं गई थी। लेकिन फिर भी अदा को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसे बार बार देख रहा था, नहीं शायद घूर रहा था गुस्सैल नजरों से। और इसी वजह से अदा ठीक से अपना डिनर भी नहीं कर पा रही थी, जबकि वो अब अपनी बेटे को देखने के बाद काफी बेटर फील कर रही थी। वही इशिर, जो काफी देर से अपनी नजरें चुराकर अदा को ही देख रहा था, उसने अपनी लेफ्ट हैंड की मुट्ठियों को कसकर भींच रखा था और वह दूसरे हाथ से पिकाचू को उसका डिनर कर रहा था। डिनर करने के थोड़ी देर बाद ही इशिर छोटे पिकाचू को लेकर चला गया था और उनके जाने के बाद अदा का भी वहां रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने जल्दी से नकुल से कहा, थैंक यू सर, मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे नहीं पता था हमारे ऑफिस के पास इतना अच्छा रेस्टोरेंट भी है। अदा ने जब देखा कि उसका बेटा बिल्कुल सही है और पहले की तरह शरारत कर रहा है, तब से ही अदा काफी ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे पर अब खुशी की चमक दिख रही थी। नकुल ने वेटर को बुलाते हुए अदा से कहा, हाँ वाकई में इस रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा होता है और ये लोग हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी कई रेस्टोरेंट हैं, मैं तुम्हें अगली बार दूसरे रेस्टोरेंट ले चलूंगा। अदा अब नकुल की यह बात सुनकर एक बार फिर से थोड़ी सी चिढ़ जाती है और उसने जल्दी से उसे मना करते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन मेरा कहने का यह मतलब नहीं था और मैं रोजाना बाहर का खाना भी नहीं खा सकती, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ ले आए। थोड़ी ही देर में उनके डिनर का बिल भी आ जाता है। अदा बिल पे करने जा रही थी कि इससे पहले ही नकुल ने उसे रोक दिया और खुद ही बिल पे कर दिया। थोड़ी ही देर में वो दोनों भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। नकुल और अदा हैंडशेक करते हुए एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब कल मिलते हैं। वैसे रात काफी हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नकुल एक बार फिर से अदा को उसके घर ड्रॉप करने की बात कहता है। अदा ने जल्दी से हैंडशेक किया और अपने होठों पर हल्के से स्माइल लाते हुए कहा, थैंक यू सर, मैंने पहले ही कैब बुक कर ली है तो कैब बस आती ही होगी। मैं चली जाऊंगी और आज रात के डिनर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इतना कहने के तुरंत बाद ही अदा वहां से दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है। वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अदा इस समय एक सुनसान रोड से पैदल ही वॉक करके जा रही थी कि अचानक से ही उसके सामने 4 से 5 अजीब से दिखने वाले आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी ने अदा को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए बहुत ही गंदी तरह से कहा, और मैडम आधी रात को अकेले अकेले कहाँ? अगर आप बोलो तो हम आपको आपके घर छोड़ आए। उस आदमी के इतने गंदे व्यवहार को देखकर अदा ने गहरी सांस लिया और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई। लेकिन अदा के इग्नोर करने के बावजूद वो 4-5 लफंगे जैसे दिखने वाले आदमी अदा के सामने आकर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे देखकर गंदे गंदे बातें बोलने लगते हैं। अरे मैडम, आप तो हमें इग्नोर करके जा रहे हो, हम तो बस आपकी मदद करने का सोच रहे हैं। अगर आपको आपके घर नहीं जाना तो ठीक है, चलिए हम आपको अपने साथ ही ले चलते हैं। तब तक दूसरे लफंगा गुंडे ने कहा, हाँ मैडम, आप हमारे साथ चलिए तो आपका काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस गुंडे की यह बात खत्म होते ही अदा ने आगे बढ़कर उन दोनों गुंडों का गला पकड़ लिया। अदा की पकड़ उन दोनों के गले पर इतनी ज्यादा टाइट थी कि उन दोनों गुंडों का चेहरा एक पल में ही लाल टमाटर जैसा हो गया था। अदा ने उन दोनों को जोर से झटका और वह दोनों अदा से काफी 3-4 कदम दूर जाकर गिर गए थे। बाकियों ने जब अपने साथियों की ऐसी हालत देखी तो वो सब भी बहुत गुस्से में अदा की तरफ आगे बढ़ते हैं। लगता है मैडम के अंदर काफी ज्यादा गर्मी है। बाकी को आगे आते हुए देख अदा भी अब पूरे फॉर्म में आ चुकी थी। उसने एक एक करके उन सभी को धूल चटा दिया था। अब इस समय रोड पर उन सभी के दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। वैसे मैं लोगों को मसाज काफी अच्छी देती हूँ,
अगर यह कम लग रहा है तो एक और बार कुछ बोलकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ नरक कैसा दिखता है। अदा ने इतना कहा और अपने हाथ झाड़कर उन सब के सामने खड़ी हो गई। वो उन सब की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। वो सभी गुंडे जो उसके सामने अभी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े हुए थे, वो सब धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। सॉरी, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी, हम अब कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वो सभी इतना कहते हुए पीछे की तरफ खिसक रहे थे कि तभी उन सब ने अदा के पीछे एक काली परछाई को देखा। अदा ने भी उस परछाई को अपने पीछे महसूस किया था। वो तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखती है। उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है और माथे से पसीना आने लगता है। उसके पीछे पलटते ही वो सभी गुंडे तुरंत खड़े होते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अदा के पीछे पलटते ही उसके पीछे खड़ा आदमी, जिसने सर से लेकर पैरों तक अपने आप को काले कपड़े से थका हुआ था, उसने अदा की कमर में हाथ डालकर सीधे उसे अपनी तरफ खींच लिया। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह हाथ लगाने की? क्या तुम मेरा पूछा कर रहे थे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पर्वत आदमी। अदा अपने सामने खड़े उस लंबे चौड़े शरीर वाले आदमी के चेहरे को नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उससे छूटने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उस आदमी की पकड़ से वो छूट ही नहीं पा रही थी। उस काले कपड़े वाले आदमी ने अदा को बिना कोई जवाब दिए बस उसे इसी तरह अपने से चिपका रखा था, और उसकी नजरें सामने भाग रहे उन सभी गुंडों पर जमी हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले अदा को छेड़ रहे थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। और अदा ने उन सबकी काफी अच्छे से धुलाई करी थी, लेकिन उस आदमी की बहुत ठंडी आंखें बेहद ही गुस्से में सामने से भाग रहे उन सभी गुंडों पर जमी हुई थी। अदा ने उस आदमी से छूटने की कोशिश करी और जोर से उस आदमी के हाथों पर काट लिया, लेकिन उस आदमी ने अदा को फिर से उसकी कमर से पकड़ लिया, और इस समय वह आदमी अदा के पीछे खड़ा था और उसने एक हाथ से आधा के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से उसकी कमर को। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। CH-25 अनजान शख्स का टच। अदा ने उस आदमी से छूटने की कोशिश करी और जोर से उस आदमी के हाथों पर काट लिया, लेकिन उस आदमी ने अदा को फिर से उसकी कमर से पकड़ लिया, और इस समय वह आदमी अदा के पीछे खड़ा था और उसने एक हाथ से आधा के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से उसकी कमर को। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। स्माइल 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 स्माइल। अदा लगातार अपने हाथ पैर हिलाकर उस आदमी से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उस आदमी के हाथ धीरे धीरे अदा के प्राइवेट पार्ट के तरफ जाने लगते हैं। अदा ने अब और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ब्लडी पर्वत आदमी, छोड़ो मुझे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अदा के इतना कहते ही उस आदमी ने अदा को अपनी तरफ पलट लिया और अब उसके हाथ अदा के टॉप के अंदर चले गए थे और वह उसे यहां वहां छूने लगा था। वह आदमी अदा से कुछ भी कहने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। वह जब से यहां आया था तब से ही शांत था और अदा को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर रहा था। अदा लाख कोशिश कर रही थी कि वह उस आदमी को बुरी तरह से घायल कर सके, उसे मार दे, उसकी जान ले सके, लेकिन अदा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, पर्वत। अचानक से वहां पर एक कार के लाइट जलने की रोशनी आती है। उस आदमी ने अपने सर को उठाकर रोड के दूसरी तरफ देखा, जहां से वह कार सीधे उसकी तरफ ही आ रही थी। उसने तुरंत अदा के गले पर जोर से बाइट किया और बस इतना ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और ईशन तुम्हारी वजह से अब बेबी भी खतरे में है। और बस तुरंत अदा को छोड़कर वहां से रोड से लगे जंगल की तरफ कहीं गायब हो गया। क्या आखिर तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अदा ने उसकी तरफ भागते हुए कहा। उस आदमी के वहां से जाते ही अदा रोड के दूसरी तरफ वाले जंगल वाले रास्ते की तरफ भागती है, लेकिन अदा को काले जंगल में अंधेरेपन के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। अचानक से अदा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और अदा ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। भाई! अदा ने तुरंत अपने भाई को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। अक्षत, जो कि कार लेकर अदा को लेने के लिए ही आ रहा था, उसने जब अदा को जंगल की तरफ भागते हुए देखा तो वह भी अदा के पीछे पीछे आ गया था। शांत हो जाओ अदा, देखो मैं यही हूं, शांत हो जाओ। और आखिर तुम जंगल की तरफ क्यों भाग रही थी? अदा का दिल इस समय बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था वो काले कपड़े में कौन था,
लेकिन वह आदमी पिछले 2 साल से उसके साथ यही करता आ रहा था। अदा चाहे कहीं पर भी हो, वो गुमनाम आदमी उसके पास आ जाता था और उसे इसी तरह से मोलेस्ट करता। अदा के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो गया था। अदा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह सब उसके साथ यहाँ बेंगलुरु में भी होगा और वह आदमी उसका पीछा करते हुए यहाँ बेंगलुरु में भी आ जाएगा। 2 साल हो गए थे लेकिन अदा को अभी तक नहीं पता चला था आखिर वह आदमी था कौन जो हमेशा उसका पीछा करता था और उसे इस तरह से मोलेस्ट करता था। अदा अभी थोड़ी देर पहले हुए गुंडों से हुई भिड़ंत के बारे में अपने भाई को बताती है लेकिन उस नकाबपोश वाले आदमी के बारे में वो कुछ नहीं बताती। अक्षत अदा को लेकर तुरंत होटल के लिए निकल जाता है। अक्षत की कार जैसे ही रुकती है और अदा बाहर की तरफ देखती है तो वो तुरंत अक्षत की तरफ देखते हुए सवाल करती है, भाई यह आप कहाँ ले आए? ये तो वो होटल नहीं है जहां हम रुके हुए थे। अक्षत ने अदा के सवाल को सुनकर हल्के से मुस्कुराया और कार से बाहर निकालकर अदा की साइड वाले डोर को ओपन किया और उसे बाहर आने का इशारा किया। मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ा लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज दोपहर में ही यह फ्लैट खरीद लिया है, अब से हम दोनों यहीं रहेंगे। अदा जैसे ही अक्षत की बात सुनती है वो तुरंत उसे कहती है, लेकिन भाई फ्लैट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मैं बस अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। अक्षत ने अदा के कंधे पर हाथ रखा और उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए, मैं समझता हूँ, लेकिन हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा और होटल में इतने दिन तक रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही सेफ्टी के लिए सही है, इसलिए ये फ्लैट ही सबसे सही है, हम यहाँ पर अपना सारा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदा जो इस समय काफी ज्यादा टायर थी और अभी थोड़ी देर पहले हुए उस हादसे की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। फ्लैट के अंदर पहुंचकर उसे थोड़ी राहत सी महसूस हो रही थी, उसे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था और अब उसे अक्षत का डिसीजन भी सही लग रहा था। वाकई में उसे होटल को छोड़कर यहाँ रहना चाहिए, होटल के मुकाबले उसे यहाँ पर ज्यादा अच्छा आराम मिल सकता है। थोड़ी ही देर में अक्षत और अदा ने फ्रेश होकर डिनर कर लिया था। अब वो दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे और उनके सामने ढेर सारे डिवाइस ऑन थी। सामने स्क्रीन पर एक मेंशन के सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। अदा ने स्क्रीन पर अपने छोटे से बेटे को डाइनिंग एरिया की तरफ भागते हुए देखा और अपने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा किया। थैंक गॉड, मेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। फिर उसने तुरंत चहकते हुए अक्षत से कहा, देखिए भाई कि अभी ईशन फाइनली ठीक है। आज दोपहर में मेरे बच्चे की हालत देखकर मैं डर ही गई थी, लेकिन अब देखिए मेरा पिकाचू कैसे भाग रहा है यहाँ वहां। अक्षत जिसकी उंगलियां अभी कीबोर्ड पर घूम रही थी, उसने भी सर उठाकर सामने स्क्रीन पर देखा जहां ईशर ओबरॉय का मेंशन दिख रहा था और उस घर के हाल में छोटा पिकाचू यहाँ वहां भाग रहा था। ईशर ओबरॉय भी वही सामने सोफे पर बैठा हुआ था। अक्षत ने ईशर की तरफ देखते हुए अदा से कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या इस आदमी को सच में कुछ भी याद नहीं? अदा जिसका पूरा ध्यान अपने बेटे पर जमा हुआ था, अक्षत की बात सुनकर अब उसका भी ध्यान ईशर की तरफ जाता है जो सामने सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और वह थोड़ी थोड़ी देर में अपना सर उठाकर सामने पिकाचू को भी भागते हुए देख रहा था। अचानक से अदा को ऐसा लगा कि ईशर सीधे उसकी आंखों में ही देख रहा था। अदा ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर दिया। फिर अदा ने जल्दी से अपनी आंखों को झपकाया और उसे एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ कि उसने ईशर की उन नजरों को कहीं तो बहुत ही नजदीक से देखा है। लेकिन अदा ने ईशर से जुड़े इन सभी बातों को इग्नोर किया और अपने दांत पीसते हुए अक्षत से कहा, भाई मेरे साथ 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ये आदमी जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग है, याददाश्त गई है, बिल्कुल भी नहीं लगता। अदा की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर अक्षत हल्के से मुस्कुराता है और अदा के सर को एक बार सहलाता है और फिर से कुछ टाइप करने लगता है। ठीक है, तुम्हें खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अभी अदा और अक्षत ध्यान से अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक से उनके स्क्रीन से अब आवाज आने लगती है। एक बहुत ही कड़क आवाज अदा के कानों में पड़ती है, ईशर आखिर वो डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? विष्णु जी की बात को सुनकर अक्षत और अदा दोनों ही सामने स्क्रीन पर देखने लगते हैं जहां ईशर ओबरॉय के पिता उसके साथ सोफे पर बैठे डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। विष्णु ओबरॉय जी की बात सुनकर ईशर ने अपने लैपटॉप को बंद किया और सामने टेबल पर रखकर उसने अपने सामने से भागकर जा रहे ईशर को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से जाते हुए अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बस कल सुबह का और इंतजार है।
कल सुबह ही डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब शायद आप सभी को मेरी बात पर यकीन हो जाए। इतना कहकर ईशिर ने बेबी ईशिन को अपनी गोद में लिया और वहां से सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। लीव मी, पिकाचू, पिकाचू ने ईशिर की बाहों से खुद को छुड़ाते हुए कहा। फिर वह अपने हाथों को सामने के ईशिर की मां को देखकर लहराने लगा। मम, पिकाचू, मानो जैसे कह रहा हो कि आओ मुझे इस आदमी से बचा कर ले जाओ। ईशिर की मां भी जल्दी से आगे आती है और ईशिर की गोद से बेबी को ले लेती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ ठीक है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है और तुम अभी से मेरे पोते को मुझसे दूर ले जा रहे हो। माँ, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। ईशिर ने अपनी माँ को जाते हुए देखा और बस चुपचाप उनके पीछे चला गया। इधर अदा के फ्लैट में ये सब सुनकर यहाँ अदा की आंखें डर से भर चुकी थी। उसने घबराते हुए अक्षत की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, भाई भाई, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं? आखिर ईशिर ने इतनी जल्दी इतनी डीएनए मैच कैसे करवा लिया? ऊपर से रिपोर्ट भी कल सुबह आ जाएगी। आखिर अब मैं क्या करूं? कहीं उसे ईशन के बारे में कुछ पता ना चल जाए। अक्षत ने जब अदा को इतना हाइपर होते हुए देखा तो उसने जल्दी से अदा को पीने के लिए पानी का ग्लास दिया, लेकिन अदा ने पानी लेने से मना कर दिया। भाई मैं अब क्या करूं? कल सुबह वो डीएनए रिपोर्ट ईशिर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अक्षत ने तुरंत अपने चेयर से खड़े होकर अदा को संभाला और उसे दिलासा देते हुए कहा, शांत हो जाओ अदा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। कल सुबह की रिपोर्ट ईशिर को मिलेगी जरूर, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उस रिपोर्ट में लिखा होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अदा ने फिर भी हाइपर होते हुए अक्षत से कहा, लेकिन भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि ईशिर ने डीएनए रिपोर्ट कहां से बनवाई है, किस अस्पताल में डीएनए मैचिंग के लिए दिया है। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं, तो आखिर हम रिपोर्ट कैसे चेंज करेंगे? अक्षत ने अदा को शांत किया और वापस आकर अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, मैंने कहा ना बच्चा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। आजकल दुनिया में हर काम डिजिटल लिंक होता है और कहीं ना कहीं से हमें डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं कल सुबह तक डीएनए रिपोर्ट को चेंज कर दूंगा। अदा ने फिर से परेशान होते हुए कहा, लेकिन भाई, लेकिन अब कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। अदा को समझ नहीं आ रहा था आखिर अब क्या करे। उसे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आखिर ईशिर ने डीएनए रिपोर्ट के लिए सैंपल भेज दिए होंगे। मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा टायर्ड हो और तुम्हें जाकर अब आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी कल सुबह तुम्हें फिर से जाना होगा ओबेरॉय रोबोटिक्स कंपनी। बाकी का कल बाय बाय।